गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है संगीता यादव और मैं आज विषय विज्ञान की कक्षा लेने वाली हूँ। और इसमें जो आपका ये पाठ है उसका जो टॉपिक है अनुवांशिक विकृति, उसके बारे में मैं लेने वाली हूँ। पाठ 16वां है अनुवांशिकता और परिवर्तन। उसका एक जो टॉपिक है अनुवांशिक विकृति, उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसा जो आपने पहले नहीं सुना होगा उसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान देना है और अच्छे से सुनना है। और अगर आपको ये टॉपिक अगर अच्छे से समझना है तो आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। टेक्स्ट बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, आप उनको अंडरलाइन कीजिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले नहीं सुना होगा, वैसा टॉपिक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है अनुवांशिक विकृति। ठीक है बच्चों, अनुवांशिक विकृति क्या होती है देखा है आपने बहुत सारी जगह। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, एक जो कॉमन चीज आपने देखी होगी ना कि उनके शरीर में रंग ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे जो उनकी आईब्रोज होती हैं या जो उनके बाल होते हैं वो रंगहीन होते हैं। जैसे अभी सामान्य व्यक्ति की त्वचा होती है गोरी, काली या सांवली, तो उनकी त्वचा में कोई रंग ही नहीं होता है ना। ऐसा आपने देखा होगा क्योंकि वो बहुत ही सामान्य चीज है। हर जगह हमको कोई ना कोई वैसा दिख जाता है कि उसे उस तरह की विकृति है। ठीक है, तो ऐसी जो समस्या है कि हाथ पैर में कोई रंग नहीं है, आंखें बहुत अजीब तरीके की है, नॉर्मल नहीं लगेंगी आपको, बालों का रंग, हाथों का रंग अजीब है, हाथों की जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी छोटी छोटी हैं। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनका मुंह हमेशा खुला हुआ ही रहता है, उनके चलने का तरीका अजीब होता है। ठीक है, तो ये जो विकृति है इसको हम कहते हैं अनुवांशिक विकृति। ठीक है, अनुवांशिक विकृति मतलब क्या? अभी कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण या जनुकों में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्रों की असामान्यता का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसा कि आपने पहले इसके पढ़ा होगा कि हमारे अंदर जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो हमको हमारे माता पिता से मिलती हैं। ठीक है, और वो विशेषताएं हमको गुणसूत्रों के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो गुणसूत्रों की असामान्यता मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई गुणसूत्रों में, गुणसूत्र या फिर कम हो गए या ज्यादा हो गए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गुणसूत्रों की असामान्यता। ठीक है, या फिर जनुकों में उत्परिवर्तन, या फिर जो जनुक हैं, जो जीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जीन्स है, जेनेटिक है, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन या जो जानकारी लिखी हुई होती है, ठीक है, उनमें उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस आ गए या बदलाव हो गया, उस वजह से ये विकृति होती है। ठीक है, तो इस विकृति में क्या होता है? इस विकृति में गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है या कम हो जाती है। ठीक है, मतलब जो गुणसूत्र हैं, जैसे अगर 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्रों में 23 जोड़ियां बनाई जाती हैं, तो 23 की बजाय 24 हो गए। कोई एक गुणसूत्र है जिसमें एक ज्यादा आ गया या फिर एक कम हो गया, तो विकृति हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्रों के किसी भाग का लोप होना, यानी कि उसका कोई भाग गायब हो गया, किसी वजह से बना ही नहीं। ठीक है, इन सभी वजहों से अनुवांशिक विकृति हो सकती है। ठीक है, और क्या उदाहरण है ऐसी विकृति के? तो होंठ फाक होठ समझते हो, जिनके देखो मुंह खुले होते हैं, वो बच्चे मुंह ही बंद नहीं करते हैं, उनके जो होठ होते हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं। रंजकहीनता जो मैंने आपको बताया, जैसे उनका रंग ही नहीं आया, उनकी त्वचा पर रंग नहीं आया, उनकी आंखों में वो रंग नहीं आया, उनके जो बाल होते हैं वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन टाइप के होंगे, ब्लैक नहीं होते हैं पूरे, या फिर व्हाइट होते हैं। रंजक मतलब कलर, कलर ही नहीं आता है। ठीक है, जैसे शारीरिक व्यंग, सिकल सेल रक्ताल्पता, ये आपको मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। हीमोफीलिया, जैसे शरीर क्रियाओं में दोष, ठीक है, या फिर उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो ये सब जो होता है ना, ये क्या है? ये अनुवांशिक विकृति का उदाहरण है। ठीक है, और ये विकृति समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना होगा बच्चों? ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि
किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये देखिए आप, तो आगे के इसके बाद वाली स्लाइड में डायग्राम है, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। ठीक है, सिंगल सिंगल अगर एक एक लेंगे तो 46 होंगे, अगर उनकी हम जोड़ी बना दें तो वो 23, कितनी जोड़ियां बनेंगी उनकी, उसकी जोड़ी बन जाएगी 23, पेयर कर दिया। ठीक है, 46 का हाफ, दो को एक साथ रख दिया तो 23 जोड़ियां बन गई। ठीक है, गुणसूत्रों की जोड़ियों का आकार और आयतन में भिन्नता होती है, और जो गुणसूत्रों की जोड़ी होती है ना, उनका आकार अलग अलग होता है, उनका आयतन अलग अलग होता है। ठीक है, और हर जोड़ी को अनुक्रमांक दिया हुआ होता है, यानी कि हर जोड़ी को नंबर दिया होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिया होता है। ठीक है, अब इन 23 गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़ियां होती हैं वो अलिंगी गुणसूत्रों की होती है। अब अलिंगी गुणसूत्र मतलब क्या, जो लिंग निर्धारण नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये गुणसूत्र निर्धारण नहीं करते हैं, ऐसे गुणसूत्रों को हम कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। तो 23 में से जो 22 जोड़ियां होती हैं वो अलिंगी होती हैं, और एक जो जोड़ी होती है वो लिंग की होती है। लिंग की यानी कि वो ये डिसाइड करेगी कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो लड़की होगी या लड़का होगा। तो जो स्त्रियां होती हैं, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं, उनमें होती है ये जोड़ी ऐसे 44 प्लस XX यानी कि 44, और ये दो आप काउंट करोगे तो 45 46 हो गए। और जो पुरुष होते हैं उनमें देखो कैसे आया, 44 प्लस XY, तो 44 ये, और X, एक X पकड़ोगे तो 45 और दूसरा वाला X 46। ठीक है, तो इस तरह से 46 जोड़ियों में से ध्यान रखो ताकि आपको आगे आपको समझ में आए कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्रों में से की 23 जोड़ियां बनती हैं। 23 में से जो 22 होती हैं वो अलिंगी होती हैं, और एक जो होती है वो लिंग की होती है, यानी कि वो ये डिसाइड करेगी कि होने वाला ये लड़का है या लड़की है। देखो अभी ये गुणसूत्र दिखते कैसे हैं, जिसको बोलते हैं ना मानव के सामान्य गुणसूत्रों की सारणी, यानी कि अगर सभी गुणसूत्र सामान्य हैं तो वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि 23 गुणसूत्र होते हैं बच्चों, तो 23 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हर गुणसूत्र को नंबर दिया गया है, देखो दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 23 तक नंबर है। सबका आकार भिन्न है। ठीक है, उनका आयतन भिन्न है। समझ में आया। और देखो ये 22वीं, यहाँ तक जो 22 दिखाए थे आपको, ये हो गई आपके अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अलिंगी गुणसूत्र है। और ये जो 23वीं जोड़ी है ये है लिंग गुणसूत्र, यानी कि वो ये डिसाइड करती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। समझ में आया। ये देखो ये है 23वां गुणसूत्र। एक्स एक्स है, एक्स एक्स होगा तो लड़की होती है, एक्स वाई हो जाएगा तो वो लड़का हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं गुणसूत्रों के बारे में आपको अभी बताएंगे आगे की। इन गुणसूत्रों, तो ये ध्यान में रखो कि गुणसूत्र दिखते कैसे हैं, तो ऐसे उनको पेपर पे दिखाया जाता है। 22 अलिंगी गुणसूत्र हैं, और एक जो होता है 23वां, वो लिंग का गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, एक सिंड्रोम है, विकृति जिसको कहते हैं, बच्चों के अंदर होती है। वो किसकी गड़बड़ी की वजह से होती है, ये 21वां। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट बताया कि एक डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, आपने देखा होगा, हम अपनी क्या बोलते हैं, हमने अपनी सामान्य जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जिनको ये तकलीफ होती है या ये विकृति होती है। ठीक है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन कुछ बदलाव गुणसूत्र में होते हैं या फिर जनुकों में होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में। तो ये 21वां गुणसूत्र है। ठीक है, क्यों इसको सर्कल किया है, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से गुणसूत्र की बात हो रही है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है वो 21वें गुणसूत्र में बदलाव आने के कारण होता है। तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताती हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, एक 21वां गुणसूत्र है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो विकृति है वो इसी वजह से हुई है। ठीक है, तो ये जो डाउन सिंड्रोम, आप यहाँ एक बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, एक छोटी सी बच्ची देखो, तो उसके जो बालों का रंग है वो आप देखिए, दिखाई दे रहा है। उसका मुंह जो होता है वो खुला हुआ होता है, चेहरा जो होगा वो निस्तेज होगा। ठीक है, यानी कि चेहरे पर किसी भी तरह का तेज नहीं होगा। गर्दन जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, नाक चपटी होती है, जो उंगलियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं उनकी।
एक ही आड़ी हस्तरेखा होती है, और जो हाथ होते हैं ना, जो आपका हथेली जो होते हैं उसमें बहुत सारी रेखाएं नहीं होती, एक ही आड़ी हस्तरेखा होती है, सर पे बाल कम होते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं हम उसको? डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें कि गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाले डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता या एक विकृति है। ठीक है, किसके कारण होता है ऐसा? गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण। ठीक है, अब असामान्यता का मतलब क्या है बच्चों? तो देखो कैसा होता है कि इस गुणसूत्र के प्रारूप में कुल 47 गुणसूत्र दिखते हैं। नॉर्मल कितने होते हैं? 46। और अगर डाउन सिंड्रोम है तो उस व्यक्ति के अंदर 46 गुणसूत्र ना होकर के 47 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, और देखो एक एक वर्ड लिखा हुआ, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ो या फिर यहाँ पढ़ो तो एक शब्द लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, अब ट्राइसोमी ऑफ 21 का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ना वो 21वां गुणसूत्र, कि वो गुणसूत्र ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कुछ बदलाव आया या चीजें असामान्य हो गई तो सॉरी तो 21वें गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र ना होकर के 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो 2 की बजाय कितने हो गए? है ना, हमने जो जोड़ी बनाई है उसमें 2 ही होते हैं ना, लेकिन किसी वजह से, किसी तरह की असामान्यता की वजह से वो गुणसूत्र 2 ना होके 3 हो गए, यानी कि एक ज्यादा हो गया, है ना। 46 का 47 हो गया, एक ज्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो बच्चे के विकास में बाधा आती है। ठीक है, और उस बच्चे की मानसिक वृद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ऐसे बालकों के गतिमंद और दुर्लभतम मामलों में अल्पायु होने की आशंका होती है। क्या होता है पता है कि ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं लेकिन उनका जो दिमाग होता है ना वो उतना विकसित नहीं होता है जितना एक सामान्य बच्चे का होता है। ठीक है, और उनकी आयु जो होती है वो छोटी होती है। छोटी होती है मतलब कैसे कह सकते हैं कि इनकी जो आयु होती है वो लगभग 16 से 20 साल की होती है। ठीक है, उसके ऊपर की आयु इन बच्चों को मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जब अब ये जो बालक का चित्र, बालिका का चित्र है उसको देख करके आप समझ सकते हो कि किस तरीके की ये विकृति होती है। उन बच्चों की कोई गलती नहीं होती है इसमें, गुणसूत्रों की असामान्यता किसी भी तरीके से हो सकती है और बच्चों को ये विकृति हो सकती है। ठीक है, ये बच्चों को इस तरीके की विकृति हो सकती है और उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या सिम्टम है इसके? किस तरीके से मालूम पड़ेगा? उनकी गर्दन फैली हुई होती है, नाक चपटी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं, सर पर बाल कम होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और किस वजह से होता है? तो जो 21वां गुणसूत्र है उनमें अधिकता आने के कारण एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, इस वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है। अब जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, तो एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो सिर्फ स्त्रियों में या फिर बच्चियों में ही होता है। ठीक है, क्या होता है इस गुणसूत्र में कि जो 44X है, ठीक है, 44X यानी कि किसी के अंदर 44 गुणसूत्र है किसी स्त्री के अंदर, और ये 2X, डबल X किस में होता है? गर्ल्स में होता है। तो ये 2X ना होकर के एक ही X बन जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, यानी कि यहाँ 45 ही गुणसूत्र हैं, 46 हुए ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम से बाधित बच्चे का हाथ देखिए, उंगलियां जो है काफी छोटी छोटी है, उसके जो हाथ है उसमें बहुत सूजन होती है। ठीक है, तो अलिंगी गुणसूत्रों की तरह लिंग गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण, और ये किसमें होता है? जो 23वीं जोड़ी आपने देखी थी ना जो लिंग निर्धारण करती है उसमें होता है। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है
वो लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होता है कि 44X इस विकार में एक X गुणसूत्र का लैंगिकता से संबंधित भाग निरुपयोगी हो जाता है, यानी कि लड़की होगा या लड़का होगा, उसमें जो डबल X होता है उसमें से जो एक गुणसूत्र है, ठीक है, वो असंक्रमित हो जाता है, कम हो गया ना। देखो पहले वाले में ज्यादा हो गया था, यहाँ पे कम हो गया, तो जिसकी वजह से ये इस तरीके की विकृति बच्चों के अंदर आ सकती है। इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम या फिर टर्नर संलक्षण। और क्या होता है इसमें, ऐसे में प्रजनेंद्रियों की वृद्धि न पूर्ण होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रजनन क्षमता का मतलब होता है कि उनके जो बच्चे को जन्म देने की क्षमता है, ठीक है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो नॉर्मल ना हो करके थोड़ा सा ठीक है, तो वो बाधित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, अभी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिए आपको, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये किसमें होता है, ये जो विकृति है, ठीक है, वो पुरुषों में होती है। तो पुरुषों के लिंग के गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण यह विकार होता है, ठीक है। जो टर्नर सिंड्रोम है वो स्त्रियों में होता है, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये पुरुषों में होता है। अब यही इसमें भी जो 46वां गुणसूत्र होता है उसमें विकृति के कारण यह रोग होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पहले ही बताया था कि जो पुरुष होते हैं उनमें 44XY गुणसूत्र क्या होता है, लड़कों में या पुरुषों में 44XY, ठीक है। तो क्या होता है कि वो 44 किसी वजह से, ठीक है, 44XY ना रह करके 44XX दिख रहा है आपको, 44 + XX Y हो जाता है। तो क्या हो गया, बराबर ना हो करके एक गुणसूत्र ज्यादा हो गया, और जब एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो जो उनकी प्रजनन क्षमता है पुरुषों की वो प्रभावित होती है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसी को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है बच्चों वो है एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग, ठीक है, कि जो जनुकीय परिवर्तन है उसमें अगर कोई जनुक है उसमें अगर कोई परिवर्तन आया, ठीक है, तो किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक जनुकीय विकार, ठीक है। सो किसी एक सामान्य जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक जनुकीय विकार, ठीक है। अब देखो वहां पर जिसके पहले आपने जितनी विकृति पढ़ी उनमें जो गुणसूत्र थे वो ज्यादा हो रहे थे या कम हो रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है कि जनुकों में ही उत्परिवर्तन हो रहा है, इसको कहते हैं ना, आजकल आपने सुना होगा कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना। तो म्यूटेशन हो गया मतलब क्या, चेंजेस आ गए, उसमें उत्परिवर्तन आ गया। तो एक सामान्य जनुक में उत्परिवर्तन के कारण जो रोग होते हैं उन्हें एक जनुकीय विकार कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक जनुकीय विकार, जो जनुकों में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, कि किस वजह से हुआ है, जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण हुआ है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक जनुकीय विकार, ठीक है। और देखो लगभग 4000 से भी अधिक मानवीय विकारों की जानकारी हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जनुकों में उत्परिवर्तन होने के कारण 4000 से भी ज्यादा विकार हो चुके हैं की जानकारी अब तक वैज्ञानिकों ने लगा ली है, ठीक है। सदोष जनुकों के कारण शरीर में उन जनुकों द्वारा बनने वाले उत्पादित नहीं बनते हैं अथवा अल्प मात्रा में बनते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको कि अगर जनुकों में कोई दोष है तो उनकी वजह से जो जनुक बनते हैं शरीर में, या तो वो नहीं ही बनते हैं या कम मात्रा में बनते हैं। उपापचय के इस प्रकार के जन्मजात विकार कम उम्र में जानलेवा साबित हो सकते हैं। और सोचिए कि एक जनुक की वजह से जो विकार होते हैं
ठीक है, वो जानलेवा भी हो सकते हैं व्यक्ति के लिए, उनकी जान भी जा सकती है। ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बनी है। आपने वो अमिताभ बच्चन की पा मूवी देखी है क्या आपने, जिसमें वो बहुत कम उम्र में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उम्र का है। ठीक है, तो वो एक अनुवांशिक विकृति है, उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, ऐसे बच्चों की उम्र जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, किस तरीके के रोग हो सकते हैं, जैसे टचिनसंस रोग है, हे-सेक्स रोग है, गैलेक्टोसेमिया है, फेनिलकीटोनमेट है, दात्र कोशिका रक्ताल्पता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रंजकहीनता है, हीमोफीलिया है। ऐसे बहुत सारे जो रोग हैं वो जनुकों में गड़बड़ी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं रंजकहीनता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रंजकहीनता है वो एक जनुकीय विकार है। आप इस बच्चे को देखो, नॉर्मल एक सामान्य बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पे काले बाल होते हैं, उसकी जो आईब्रोज होती हैं वो काली काली होती हैं, जो आंखें होती हैं उनमें एक बहुत नॉर्मल सा रंग होता है, काफी नॉर्मल दिखते हैं वो बच्चे। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों को देखें तो ये एक तरीके की विकृति है। ठीक है, तो ये जो विकृति है वो एक जनुकीय विकार है। ठीक है, इस विकार में शरीर मेलानिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं कर पाता, और क्या होता है ना कि जब ये विकृति होती है तो उनका जो शरीर होता है ना वो रंग तैयार ही नहीं कर पाता है कि ताकि उनके बालों को या फिर उनकी आंखों को या फिर उनकी त्वचा को वो एक सामान्य रंग मिल पाए। ठीक है, ऐसे में जो व्यक्ति की त्वचा है वो निस्तेज हो जाती है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, आंखें सामान्य तौर पर गुलाबी होती हैं, आंख की पुतली और दृष्टि पटल में रंजक द्रव्य होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ऐसे आपने बच्चे देखे होंगे, काफी सामान्य तरह की ये बीमारी है आजकल तो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं दात्र कोशिका रक्ताल्पता। ठीक है, दाग या थोड़ा इंग्लिश में बोलना इजी है उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, किस वजह से होती है ये बीमारी बच्चों? देखो मैं बताऊंगी इसके लक्षण क्या है। अगर आपने देखा होगा तो दिखेंगे नहीं शरीर के ऊपर से, क्योंकि इस केस में जो तकलीफ होती है वो शरीर के अंदर होती है। तो प्रथिन, डीएनए आदि अणुओं की रचना के किसी भी एकदम छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप रोग या विकार होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या समझना इंपॉर्टेंट है पता है? ये देखो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक लेकर आप बैठे हो तो प्लीज अंडरलाइन कीजिए कि ये है क्या। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब हम कहते रहते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो संरचना है, ठीक है, वो थोड़ी सी जटिल है। देखो, हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल। ठीक है, क्यों समझना है? क्योंकि एक छोटी सी गड़बड़ी हुई और इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंसान को हो जाती है। तो अणु की रचना का जो छठा अमीनो अम्ल है वो ग्लूटामिक अम्ल होता है। ठीक है, और शरीर में किसी भी तरीके का चेंज आया या फिर जहां बच्चा बड़ा हो रहा है माँ के गर्भ में, वहां के वातावरण में ऐसा कुछ बदलाव आया जिसकी वजह से जनुक बदल गया, तो ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन अम्ल ले लेता है। ठीक है, किसने ले ली? ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन अम्ल ने ले ली, और उस वजह से हीमोग्लोबिन के अणु की रचना में परिवर्तन आ जाता है। बहुत नॉर्मल चीज, हमको क्या पता है कि हमारे शरीर में खून नहीं है मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी किसी वजह से हीमोग्लोबिन की अणु की रचना में ही परिवर्तन आ गया। ठीक है, कैसा परिवर्तन आया कि जो कैसी होती है ना छोटी छोटी, जो आपने वो चॉकलेट्स खाई होगी कैडबरी की, वैसी होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का अभ्युत्तल सामान्य आकार, मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद की स्लाइड में है वो, कि जो चॉकलेट की जैसी गोल गोल होती है ये हीमोग्लोबिन की रचना है। और अगर ये विकृति आ गई तो वो नॉर्मल गोल ना रह करके हाशिया देखा है आपने? हाशिया जिसको हम हसुआ बोलते हैं, गांव में हम काटते हैं कुछ भी, या फिर चिपटा हुआ सी, जो सी के आकार की हो जाती है, इसी को हम कहते हैं सिकल सेल। यानी कि जो हीमोग्लोबिन के जो अणु हैं जिनको गोल होना चाहिए वो गोल ना होकर के काफी पचके हुए चपटे से हो जाते हैं, हाशिए के आकार के हो जाते हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं दात्र कोशिका रक्ताल्पता। ठीक है, सो इस रोग से बाधित व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन का संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन को जितना ऑक्सीजन शरीर के बाकी के हिस्से तक ले जाना चाहिए उतना ऑक्सीजन ना ले करके उससे कम ऑक्सीजन ले जाती है।
ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ना, उनकी गुठली बन जाती है, वे नष्ट हो जाती हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें रुकावट पैदा हो जाती है, परिसंचरण संस्थान यानी कि जो नसें हैं जहां से खून दौड़ता है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है, वृक्क है, उन सबको हानि पहुंचती है। ठीक है, यह रोग अनुवांशिक है। निषेचन के समय जनुकीय बदलाव के कारण होता है। माता पिता दोनों को सिकल सेल अथवा माता पिता दोनों को भी सिकल सेल पीड़ित अथवा वाहक हो तो उनके बच्चों को यह रोग हो सकता है। मतलब अगर माता या पिता दोनों में से किसी को भी ये रोग है, ठीक है, तो ये रोग उनके बच्चों को भी हो सकता है। सिर्फ माँ को है तो भी हो सकता है, सिर्फ पिता को है तो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कारण समाज में सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल वाहक व्यक्तियों का आपस में विवाह टालना चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रथा नहीं है ये, अदरवाइज शादी करने के पहले एक बार ब्लड टेस्ट करा के देखना चाहिए कि दोनों मतलब मम्मी और पापा दोनों में से किसी एक को ये तकलीफ ना हो। ठीक है, ताकि बच्चों को बचाया जा सके ऐसी बीमारियों से। सिकल सेल, ठीक है, ओके बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिकल सेल होता है, ये जो आपको पहला डायग्राम दिख रहा है ये नॉर्मल है, यानी कि हीमोग्लोबिन की अणु की रचना साधारण होगी तो ऐसी होती है। लेकिन अगर उसमें विकृति है तो वो ऐसी ना रह करके हाशिए की आकार की हो जाती है। साइड में आपको दिखाई देगा कि हाशिए के आकार का मतलब क्या है, तो ये हंसिए जैसी हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिकल सेल, यानी कि जो उनकी रचना है वही बदल गई। ठीक है, और इस वजह से बहुत तकलीफ हो जाती है, ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, फेफड़े को तकलीफ हो सकती है, वृक्क को हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो सिकल सेल एक जनुकीय विकृति है या जनुकीय विकार है जो माता या पिता को होने की वजह से होता है। ठीक है, आप ये नीचे टेबल देख सकते हो, एक आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है जहां ये बताया है कि ए यानी कि दोनों का अगर सामान्य है तो बच्चे का जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ए एस का मतलब होता है चालक है, यानी कि ए एस का मतलब है या तो पिता सिकल सेल होगा या तो माता सिकल सेल से ग्रसित होगी। और एस एस का मतलब होता है पीड़ित है, मतलब उसको पहले से ही है, शादी के पहले से ही अगर लड़के या लड़की सिकल सेल से ग्रसित है। ठीक है, तो दोनों, अगर पहला केस देखिए, अगर दोनों ए है यानी कि दोनों भी सामान्य है तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा जो संतान है वो निरोगी होगी। दूसरा केस देखिए, अगर ए है या फिर ए एस है यानी कि पुरुष को है नहीं है या फिर वो ग्रसित है, दूसरे में माता भी ग्रसित, माता भी को भी है, चालक है उसकी, और या फिर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे दोनों केस में जो बच्चे के सिकल सेल होने की या फिर संतान के सिकल सेल होने की जो संभावना है वो आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, सबसे जो खतरनाक केस होगा वो होगा छठवां केस एस एस, यानी कि माता को भी वो प्रॉब्लम है और पिता को भी वो प्रॉब्लम है, तो जो संतान होगी डेफिनेटली उसको सिकल सेल की प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, तो दोनों ये प्रॉब्लम दोनों को ना हो माता पिता को, तो बच्चा एकदम निरोगी होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी इसका उपाय क्या है, क्या करें, क्या किया जाए कि इस तरह की जो सिकल सेल की जो विकृति है वो बच्चे में ना हो। तो प्रजनन द्वारा होती है, इसीलिए शादी के पहले ही वधु और वह दोनों की जो रक्त है उसकी जांच करवानी चाहिए। ठीक है, सिकल सेल वाहक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे वाहक या पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह टाल देना चाहिए। ठीक है, और जिसको भी ये प्रॉब्लम हो उसको हर रोज फॉलिक एसिड की एक टैबलेट की एक गोली लेनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद है तंतु कणिकीय विकार। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों आज का, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं तंतु कणिकीय विकार। तंतु कणिका के डीएनए अणु के जनुक में जनुक भी उत्परिवर्तन के कारण सदोष हो सकते हैं। भ्रूण के विकास के समय केवल अंड कोशिका से तंतु कणिकाएं आती हैं, इसलिए इस प्रकार के विकार केवल माता द्वारा ही संतान को मिलते हैं। लेबर का अनुवांशिक तंत्रिका विकार तंतु कणिकीय विकार का उदाहरण है। ये तंतु कणिका का जो विकार है वो सिर्फ माता मम्मी के द्वारा ही बच्चे को मिल जाता है, क्योंकि जब भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, तो तो उसी समय अंड कोशिका से तंतु कणिकाएं आती हैं। ठीक है, तो तंतु कणिका में जो डीएनए होते हैं अगर उसमें कोई दोष है तो इस तरीके का विकार संतान को भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुजनिकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार।
ठीक है, बहुजनिकीय मतलब बहुत सारे जनुकों में उत्परिवर्तन हो रहा है, लगातार बदलाव आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो भी जो संतान है उसको ये तकलीफ हो सकती है। बहुजनिकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार कभी कभार एक से अधिक जनुकों में परिवर्तन होने के कारण भी आ जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जनुकों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इस तरीके का विकार संतान में आ सकता है। ऐसे अधिकांश विकारों में गर्भावस्था में अर्भक के आसपास पर्यावरणीय घटकों के परिणाम स्वरूप विकारों में तीव्रता बढ़ती है। ठीक है, और किस प्रकार के रोग होते हैं वो, जैसे फाक होंठ है, फाक तालु है, आमाशय का संकुचन है, रीढ़ की हड्डी का दोष है, मधुमेह है, रक्तचाप है, हृदय विकार है, अस्थमा है, अति स्थूलत्व है, जैसे विकार भी बहुजनुकीय है। बहुघटकीय विकार मेंडल के अनुवांशिक प्रारूप से पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। पर्यावरण, जीवन शैली तथा कई दोषपूर्ण जनुक इनके संयुक्त जटिल परिणामों के कारण ये विकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो विकार हैं वो जनुकीय होते हैं, जनुकों में परिवर्तन के कारण होते हैं। इन पर कोई किसी भी तरीके का किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है, हम इनको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें विज्ञान के हाथ में भी नहीं होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे विकार देखने के लिए मिलते हैं हमको। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, थैंक यू बच्चों। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो है संगीता, आपको कुछ पूछना है क्या? क्या अटेंडेंस लगाई है आपने आज की? ठीक है, तो जो आज का टॉपिक लिया है बच्चों वो है अनुवांशिक विकृति। अनुवांशिक विकृति में डाउन सिंड्रोम लिया है आपको, टर्नर सिंड्रोम लिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिया है, रंजकहीनता ली है, दात्र कोशिका रक्ताल्पता ली है। ठीक है, उसके बाद जो सीकल सेल की बीमारी थी उसके बारे में आपको बताया है, तंतुकणिका विकार और बहुजनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार, ये आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, इसी के साथ जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। हेलो।